Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well and that you and your family are staying healthy. Today, we are going to start chapter number 16, hydrocarbons. Before starting our lecture, I will like to share a very important message for you all. Always do good for others, it will come back in unexpected ways. Dear students, if we do good for others, then it will come with the blessings which give us strength and chances which lead us to the way of success. Keep doing good. Trust me, it will come back to you tenfolds in unexpected ways. Okay. In today's lecture, we will discuss what are hydrocarbons, versatile nature of carbon, formation of multiple bonds, types of hydrocarbons, cycloalkanes, homologous series of alkanes, significance of formula, nomenclature of alkanes, practice with solutions, and at the end, your home assignment. Students, now it's a high time for all of you to get serious about your academics. As you know that we have started organic chemistry, and the only tip for mastering this organic chemistry is written practice. You have to note down your lecture very carefully and listen to your lecture very attentively, as there are many important concepts which I will be giving to you today, and they will be, you can say, the entire base of your organic chemistry. तो आपने आज का लेक्चर बहुत गौर से सुनना है और उसको नोट डाउन करना है। अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना लें जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, जिसमें आप सब नोट करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर एक डिटेल चैप्टर है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बेस बनाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप आज का लेक्चर बहुत केयरफुली सुनेंगे और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो है कि आपने रेगुलर बेसिस पे अपने लेक्चर्स लेने हैं। डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं होनी चाहिए लेक्चर में। अगर आपका एक लेक्चर मिस होगा तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, तो आपका लॉस होगा। सेकेंडली ये कि आपने बुक बाद में ओपन करनी है, पहले आपने लेक्चर सुनना है, लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट मैंशनड इन योर बुक बट दे आर वेरी मच रेलिवेंट टू योर कोर्स. Without understanding those concepts, you will not be able to grasp those concepts. तो हर चीज़ बुक में उस तरह से डिटेल से नहीं मेंशन हुई जिस तरह से आज की स्लाइड में आपको बताई जाएगी. ओके, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? एज यू पीपल नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, यानी कार्बन की जो केमिस्ट्री है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं. और कार्बन्स भी सारे कार्बन के कंपाउंड्स नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर पर्टिकुलरली दो ही एलिमेंट्स होंगे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. अब थोड़ी सी ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि क्या ऐसी वजह है कि जो कार्बन की केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इतनी ज़्यादा वास्ट है कि हमने उसे एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया है. और इसके अलावा अगर आप इसकी भी आगे एक्सटेंसिव डिटेल देखें तो एक एक कंपाउंड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स और लिटरेचर अवेलेबल है. सो ये चीज़ कि क्या ऐसी नेचर में ख़ास बात है कार्बन की कि उसकी केमिस्ट्री को हम एक सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. These compounds of carbon are exceptionally stable. Due to strong carbon-carbon bond,
ये जो इसके बॉन्ड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल। किसी भी और एलिमेंट के अंदर एक ख़ास प्रॉपर्टी है वो नहीं होती सवाए कार्बन के, दैट इज़ द कैटिनेशन। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की। कार्बन कैन कैटिनेट। व्हाट डज द वर्ड कैटिनेशन मीन्स कि एटम्स आपस में लिंक अप होके लॉन्ग चेन्स बनाएं या रिंग्स बनाएं, यानी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो कार्बन की है उसको आप कैटिनेशन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है और कोई भी ऐसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैटिनेशन कॉमन हो। आप देख लें कि कार्बन आपस में कंबाइन करके कितनी बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन्स भी बनाता है, रिंग्स भी बनाता है। अब इसके अलावा सिलिकॉन है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखी गई है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं और सेल्फ लिंकेज उस तरह से नहीं है। वो कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ और 7 to 8 एटम्स आपस में लिंकअप होते हैं। लेकिन कार्बन के अगर आप कंपाउंड्स देखें तो कार्बन के कंपाउंड्स 100 और इससे भी ज़्यादा आपस में लिंकअप हो सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। अब किसी भी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो आपने मेजर करनी होती है उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। जैसे अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद दैट ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड कि किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यू विल कंपेयर देयर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़। लाइक यू कैन सी द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज़ 346 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू break 1 mole of carbon-carbon bonds, you need 346 kilojoule energy. Whereas in the case of silicon, the silicon-silicon bond energy is 297 kilojoule per mole, which means that in order to break 1 mole of silicon-silicon bonds, you need to supply 297 kilojoule of energy. So which bond is stronger? Carbon-carbon bond, because it is having greater amount of energy required to break carbon-carbon bond. So due to strong carbon-carbon bond and due to this catenation property that carbon has the ability to link with itself and form long chains and ring, carbon is versatile and carbon has the tendency to form many compounds. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि कार्बन की जो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन, दूसरा सेल्फ लिंकेज, दूसरा ये कि उसका जो बॉन्ड स्टेबल है, प्लस जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द टेट्रावेलेंसी। आपने ये बात आज से याद रखनी है कि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट। What does the word tetravalent means? The word tetravalent means that कार्बन हैज़ द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब जितने भी आगे इंशाल्लाह ताला हम प्रोसीड करेंगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे उन सब में आपने कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करनी है। आपने चेक करना है दैट इन ईच स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द कार्बन शुड फॉर्म, इट मस्ट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन की एक टेट्रावेलेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कार्बन का चूँकि साइज़ बहुत स्मॉल है, इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी भी कार्बन में स्मॉल साइज़ में होने की वजह से ज़्यादा है। अब हमने चूँकि हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दैट हाइड्रोकार्बन्स दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। वन इज़ एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, द अदर इज़ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, साइक्लिक मीन्स रिंग। साइक्लिक का मतलब होता है कि रिंग होगा कार्बन एटम्स का, और एसाइक्लिक का मतलब है कि रिंग नहीं होगा, मींस कि यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे। ओपन चेन कंपाउंड्स भी हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स को, और ये रिंग वाले कंपाउंड्स हैं विच आर नोन एज साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स।
एसाइक्लिक को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर देन अगेन क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इन सब को हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि ये इन सब क्लासेस में क्या क्या ऐसी ख़ास बात है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर अगेन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लोअल्काइंस। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये दोनों में रिंग्स होते हैं, यानी ये क्लोज चेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होंगे कार्बन के। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स वो सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में होंगे। अब व्हाट इज़ बेंजीन ये हम आगे लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एक मैंने आपको ब्रीफ सी आउटलाइन दी है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। Okay, open chain hydrocarbons, the hydrocarbons in which carbon atoms attached with each other to form open chain are called open chain hydrocarbons। यानी ओपन चेन होगी लाइक कोई क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं होगा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या जिनको आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उनकी आगे आपके पास दो मेन डिवीजन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये देखें और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और अल्काइन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? जिनके अंदर ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स जितने भी मौजूद हों दे आर ऑल लिंक टुगेदर, दे आर ऑल अटैच्ड विथ ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड। इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स दे आर अटैच्ड विद वन अनदर थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, तो आप उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। याद रखिए एस फॉर सैचुरेटेड and S for single. All the carbon-carbon bonds in the case of saturated hydrocarbons are single bond. अब each carbon atom is sp3 hybridized। ये हमें पता है कि जब कार्बन एटम्स आपस में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो इसके अंदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं वो हैं अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो हमारे पास सिंगल हैं। अल्केन्स के अंदर सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। इसके अलावा अल्केन्स की भी आगे दो कैटेगरीज हैं कि वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है जिसमें तमाम कार्बन्स आपस में लीनियर वे में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लीनियर वे में, एक ही सिमेट्रिकल वे में। जैसे ये देखिए आपके पास एन ब्यूटेन, यहाँ पर ब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन एटम्स हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर जो होमोलोगस सीरीज़ का किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन मीन्स के ब्यूटेन, ब्यूट। और एन क्यों मैंने लगाया है कि एंडिंग एन इसलिए की है कि आपको इससे पता चलेगा, इस एन से पता चलेगा कि ऑल द कार्बन कार्बन दे आर लिंक टुगेदर थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आपने सारी कार्बन एटम्स को आपस में लीनियर वे में जोड़ दिया, उसके बाद आपने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि कार्बन हैज़ द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पर इस कार्बन को अगर आप देखें तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड अगली कार्बन के साथ बनाया हुआ था, ठीक है। अब आप इसके साथ कितनी हाइड्रोजन्स लगाएंगे कि इसके 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हों? 3 हाइड्रोजन्स लगाएंगे, ठीक है। इस कार्बन को देखेंगे जो सेकंड कार्बन है, इस कार्बन ने 2 तरफ से कार्बन के साथ लिंक किया हुआ था, एक इधर और एक इधर, एक राइट साइड पे कार्बन है, एक लेफ्ट साइड पे कार्बन है। तो 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स आपने इसके और बनाने थे, तो आपने इसके साथ कितनी हाइड्रोजन्स लगा दी? 2 हाइड्रोजन्स लगा दी। सेम इज़ द केस ओवर हेयर एंड सेम इज़ द केस ओवर हेयर। तो आपने ये जो हाइड्रोजन्स लगानी होती हैं ये आपने इस अंदाजे से लगानी होती हैं कि आपके पास कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए।
अब ये देखें, ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, इसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे। मैंने बीच में अलग से लाइन नहीं डाली, अंडरस्टूड सी बात है कि इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है। अगर आप बीच में बॉन्ड डालते हैं, डैश डैश करके बॉन्ड डालते हैं, CH3 डैश CH2 डैश CH2, तो भी ठीक है। अगर आप नहीं डालते और विदाउट शोइंग एनी बॉन्ड आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो भी अंडरस्टूड है कि दे आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड विद वन अनदर। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरी कैटेगरी थी कि अल्केन्स आर ऑल्सो ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब है कि आपके पास ब्रांच बनी हो, जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये लीनियर ये चेन थी और इसके साइड पे ये साइड ब्रांच आ रही है। अगर इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कार्बन कार्बन तमाम बॉन्ड सिंगल होंगे, तो वो ब्रांच्ड अल्केन्स को जाहिर करता है। अब यहाँ पर भी अगर आप इस कार्बन मिडल वाली को देखें तो इसके बॉन्ड 3 पूरे थे। एक इस कार्बन के साथ ये लिंक्ड है, एक इस कार्बन के साथ लिंक्ड है, एक नीचे वाली कार्बन के साथ। तो एक बॉन्ड इसने और बनाना था ताकि इसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, तो दैट्स वाई इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगी है। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन्स को पूरा करना ये मस्ट क्राइटेरिया है। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें बाय मिस्टेक नोइंगली और अननोइंगली अगर आप किसी भी जगह पर एक हाइड्रोजन कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो उस सूरत में आपका वो स्ट्रक्चर पूरा रॉन्ग हो जाता है। सो बी केयरफुल इन राइटिंग स्ट्रक्चर्स, बी केयरफुल इन चेकिंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ईच कार्बन। शुरू में आपको ज़्यादा कीनली इसको देखना पड़ेगा, विद द टाइम यू विल गेट यूज टू ऑफ इट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं वो अंदर डाल दिए गए होते हैं। उसके बाद नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैन बी अटैच्ड। आप इसमें देखें कि कार्बन की तमाम की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। आप इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई और एटम ऐड नहीं कर सकते, ये आर सैचुरेटेड हैं ये। ठीक है, अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो वहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो टूट सकता है, उसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा या किसी एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी इनकी वैलेंसी पूरी है, इनके कार्बन के तमाम बॉन्ड्स पूरे हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन्स होते हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मींस एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर मौजूद है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में 2 आते हैं, एक अल्कीन्स और एक अल्काइंस। इन दोनों को आप अनसैचुरेटेड कहते हैं। अल्कीन्स का नाम ओलेफिन्स भी है। क्यों हम इसको ओलेफिन्स कहते हैं ये इंशाल्लाह ताला जब हम अल्कीन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर हम वहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स भी जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है। और अल्कीन्स भी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। यहाँ पर आप देखें कि आपने 4 कार्बन वाली अल्कीन ड्रॉ करनी थी, आपने 4 कार्बन्स को जोड़ा, कोई सी 2 कार्बन्स के दरमियान जो साथ साथ हैं आपने उनके दरमियान डबल बॉन्ड बनाया, जैसे मैंने ये इन फर्स्ट 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है, बाकी सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अब आप इसके हाइड्रोजन्स पूरे करेंगे तो फर्स्ट कार्बन को देखें, फर्स्ट कार्बन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, तो इसके पास और 2 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी अभी मौजूद थी। तो उन 2 बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन ने ऑलरेडी जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसके पास भी 1 बॉन्ड और बनाने की, एक इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और बनाने की कैपेसिटी थी, क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 जो हैं वो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन आपने इसके साथ लगाई। तो इस तरह से आपने हर एक की हाइड्रोजन्स का जो नंबर है वो जस्टिफाई करना है। यहाँ पर जो दूसरी एग्जांपल मैंने कोट की हुई है दैट इज़ 2 मिथाइल प्रोपीन, और ये ब्रांच्ड अल्कीन है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक चेन के साथ ये साइड ब्रांच लगी हुई है।
ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम अल्कीन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी सॉल्व आउट हो जाएंगी, लेकिन अभी आपने बेसिक लेवल पर ये करना है कि जहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपने वहाँ पर चेक करना है कि कोई बॉन्ड ज़्यादा तो नहीं है, कहीं पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा तो नहीं है, सब चीज़ें फुलफिल हैं या नहीं। नेक्स्ट इज एल्काइंस और एसिटाइलिन्स। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसमें दो कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और ब्रांच चेन हो सकते हैं। अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। इसकी भी दो एग्जांपल हैं हमारे पास, 1 ब्यूटाइन और 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ये ब्रांच चेन है, ये स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर बुक के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर किसी एक स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, तो काइंडली आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, दो कार्बन के दरमियान जब आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, मैं इस कार्बन को अगर देखती हूँ तो 3 बॉन्ड्स इसने नेबरिंग कार्बन के साथ बना ली हैं, एक बॉन्ड बनाने की इसमें और एबिलिटी है, तो आप इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं इसके, 3 इधर नेबरिंग कार्बन के साथ और एक इधर, तो इसलिए इट विल बी हैविंग नो हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, डायरेक्टली जितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं आपने वो काउंट करने हैं और 2 हाइड्रोजन्स आप लगा देंगे। सेम केस ओवर हियर। नेक्स्ट हमारे पास था साइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको आपने कहा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हम कहते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। इनकी आगे 2 टाइप्स हैं, एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड कौन सी टाइप है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नॉन बेंजीनॉइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मींस के बेंजीन रिंग जो आपको मैंने बताना है नेक्स्ट स्लाइड में वो नहीं होना चाहिए। नॉन बेंजीनॉइड यानी कोई भी रिंग है और उसके अंदर कोई वो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो आपका एलिसाइक्लिक में आएगा। एलिसाइक्लिक के अंदर अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ तो ये अल्केन कैटेगरी है, लेकिन चूंकि ये रिंग फॉर्म में है तो साइक्लो अल्केन्स कहलाएगा। साइक्लो इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि ऑल द कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड रिंग, दे आर अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड साइकिल, दैट्स वाई हम इसके नाम के पीछे साइक्लो का वर्ड लगाएंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जहन में रखें कि इनमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं। तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होने का मतलब है कि ये अल्केन क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो ओपन चेन अल्केन्स थे। ये क्लोज चेन अल्केन्स हैं जिनको आप साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि 3 कार्बन्स वाला जो क्लोज चेन कंपाउंड होगा उसको आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ओपन चेन को सिर्फ प्रोपेन कहते हैं, क्लोज चेन के लिए आप वर्ड साइक्लोप्रोपेन कर देंगे। और इसी तरीके से ये 4 कार्बन्स वाला है तो इसको साइक्लोब्यूटेन, ये 5 कार्बन्स वाला अल्केन है तो इसको साइक्लोपेंटेन, ये 6 कार्बन्स वाला अल्केन है तो इसको आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर इसका मैं वो देखूं फॉर्मूला कंपेयर करूं साइक्लो अल्केन्स का और नॉर्मल अल्केन्स का, तो नॉर्मल अल्केन्स से 2 हाइड्रोजन इसकी लेस होती हैं साइक्लो अल्केन्स की। इसके अलावा एक बात और जहन में रखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं इसको ऐसे में साइक्लोप्रोपेन को बिल्कुल ट्रायंगल की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, और ये सिंपल ट्रायंगल है जो कि साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। यानी केमिस्ट्री में जहाँ पर भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगी तो दैट इज़ नॉट अ ट्रायंगल, दैट इज़ अ साइक्लोप्रोपेन। इन द सेम वे अगर मैं किसी जगह पर कोई स्क्वायर बनाती हूँ, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल स्ट्रक्चर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती हूँ छोटा सा, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग द साइक्लोब्यूटेन। इसके लिए मैं सिंपल एक पेंटागन बनाऊंगी तो वो साइक्लोपेंटेन होगा। यानी अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, जितने कॉर्नर्स हैं वो आपके कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जितने चाहिए वो अंदर मौजूद हैं, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों एक ही चीज़ हैं साइक्लोब्यूटेन, और सिमिलरली आप इनके लिए भी पेंटागन और हेक्सागन बना सकते हैं जी। अब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। याद रहे कि मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था नॉन बेंजीनॉइड। अब बेंजीनॉइड क्या होता है? बेंजीनॉइड ये होता है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर ये बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग मींस कि 6 कार्बन एटम का क्लोज रिंग जिसमें आपस में ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो। लाइक आप देखें, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल एक डबल। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी पोजीशनिंग में ड्रॉ करना है, आप जिस तरीके से भी उन 6
कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड लगाएं, बट इट शुड बी ऑल्टरनेट, 1 सिंगल 1 डबल, 1 सिंगल 1 डबल, इस तरह से। ये मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर जिससे हम ज़्यादातर इसको वो करते हैं कि ये मैंने एक हेक्सागन बनाया, इसमें ये एक ऑल्टरनेट्स डबल बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिंगल और ये डबल बॉन्ड, यानी ये परफेक्ट आपने हेक्सागन बनाना है। मेरे से ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना, बट इट शुड बी अ परफेक्ट हेक्सागन विद ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। और ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि जितने इस हेक्सागन के कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 ये कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ हाइड्रोजन जितनी चाहिए वो अटैच है, यानी जितने बॉन्ड्स पूरे करने के लिए चाहिए उतनी हाइड्रोजन्स अटैच हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का वो C6H6 होता है, बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग। अब अगर बेंजीन रिंग का कोई एक स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। लाइक ये बेंजीन और इसके डेरिवेटिव, लाइक मैं इस एक हाइड्रोजन को हटा के मैं इसकी जगह पर अगर मिथाइल लगा देती हूँ, जैसे आप अगले स्ट्रक्चर में देखें, तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, क्योंकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन से आपने बनाया है, बेंजीन से डिराइव किया है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इसकी 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर ये मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो ये लास्ट कंपाउंड बन जाता है जिसे ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं, ओजाइलिन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये भी एरोमेटिक है। ये इसकी भी आगे डिटेल सारी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, तो मैं अभी ब्रीफली आपसे सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये ऑल द कार्बन्स इन द बेंजीन रिंग दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का विद ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यानी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एसाइक्लिक अल्केन्स होते हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n+2। और वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं। सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर कार्बन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोअल्केन्स। उनके अंदर कार्बन्स किस तरीके से थे, रिंग्स में थे। उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था CnH2n, और इनकी और इसकी ये देखें दोनों अल्केन्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, एक ओपन चेन है एक साइक्लो है, लेकिन दोनों के जो फार्मूलाज हैं उनके अंदर फ़र्क 2 हाइड्रोजन्स का है। अल्केन से 2 हाइड्रोजन लेस होती हैं हमारे पास साइक्लोअल्केन्स के अंदर, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ पर जो n है वो क्या शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 3 कार्बन एटम्स वाले 3 कार्बन एटम्स वाले का अल्केन्स का फॉर्मूला लिखकर बताएं, तो आपने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। n की जगह मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगी। हाइड्रोजन का नंबर कैसे आएगा, h। ये मैं फॉर्मूला लिखकर दिखा रही हूँ जो कंडेंस्ड फार्मूला है, यानी आप समझ लें मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, ठीक है। 2 3s are 6, n की वैल्यू 3 थी, 2 3s are 6, 6 + 2 8। तो सिंपल जो प्रोपेन है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है C3H8, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर साइक्लोअल्केन्स के लिए प्रोपेन का यानी साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा C3 और 2 3s are 6, तो C3H6 विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स। यानी आप इन दोनों की नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को कंपेयर करें तो 2 हाइड्रोजन्स लेस होती हैं साइक्लोअल्केन्स के अंदर नॉर्मल अल्केन्स से। आप इन दोनों का फॉर्मूला जर्नल फार्मूला गिवन है वो कंपेयर कर सकते हैं। साइक्लोअल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n, जो भी हमने डिस्कस किया। कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं। सिंपल वर्ड आप साइक्लो का लगा देते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके पीछे, तो वो साइक्लोअल्केन्स का फॉर्मूला बन जाएगा। यही चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ये आपके देखें ये ब्लैक बॉल्स जो हैं कार्बन एटम्स को शो कर रही हैं, ये 2 ग्रे बॉल्स हर कार्बन एटम के साथ लगी हुई हैं, मीन्स 2 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड विद ईच कार्बन। द फॉर्मूला इज C3H6, और आप इस फॉर्मूला को सिंपल ट्राइएंगल से भी मेंशन कर सकते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है। इन द सेम वे नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8,
और ये स्क्वायर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम साइक्लोपेंटेन का 5 मेंबर्ड रिंग है और सिंपल पेंटागन बना के भी आप साइक्लोप्रोपेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द साइक्लोहेक्सेन, तो ये एक परफेक्ट हेक्सागन आप बनाएंगे, अंदर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। और अगर मैं अंदर ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, अल्टरनेट सिंगल डबल, तो ये वही बेंजीन बन जाता है। बेंजीन ये नहीं है, इसके अंदर अगर मैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ अल्केन्स ये हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताऊंगी क्योंकि हमने आज अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर डिटेल से डिस्कस करना है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉमेनक्लेचर, ये एक उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास अल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज़ आपको याद हो। कैसे याद हो कि कार्बन अगर 1 है तो मीथेन कहेंगे, कार्बन 2 है तो ईथेन कहेंगे, कार्बन 3 हैं तो प्रोपेन कहेंगे। ये पूरी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। और अब ऐसे याद हो कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन अल्केन विच इज़ हैविंग 6 कार्बन एटम्स, तो आप फ़ौरन से कहें हेक्सेन। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख कर दिखाएं, तो ये भी आपको लिखना आना चाहिए। अब ये नहीं कि ये आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का पूरा जो कॉलम है ये याद करना है या मेमोराइज़ करना है, आपने ये जर्नल फार्मूला जहन में रखना है। ये जर्नल फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप ये n की वैल्यू कार्बन नंबर होती है, बेसिकली ये जो n की वैल्यू है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास कार्बन का नंबर 2 है तो आप यहाँ पर 2 लगा के इसको सॉल्व कर लें तो ये फार्मूला आ जाएगा। अगर आपके पास कार्बन नंबर 6 यानी हेक्सेन का फार्मूला आपने लिखना है तो यहाँ पर C6 2 6 are 12 12 plus 2 14, तो C6H14 विल बी द फार्मूला ऑफ हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में एक कार्बन के साथ आपने 4 हाइड्रोजन्स लगानी है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके पास कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं तो आपके 4 की 4 हाइड्रोजन्स लगेंगी। दूसरा जो ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको कहूँ कि खोल के लिखें, यानी स्ट्रक्चर मुझे खोल के लिख कर दिखाएं, तो 2 कार्बन से आपने 2 कार्बन्स लिखनी है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और फिर आपने देख लेना है कि दोनों कार्बन के साथ सेपरेटली मुझे कितनी हाइड्रोजन्स लगानी है। ठीक है, अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ था तो आपने 3 इधर लगानी है, 3 इधर लगानी है। इसी तरह से बच्चों आपने इस पूरी सीरीज़ के सिंपल स्ट्रक्चर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या किया हुआ है, CH2 होल 4, ये भी एक शॉर्ट वे होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में CH3 और CH2 अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है चेन में, चेन के अंदर लीनियर वे में CH2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी CH3 CH2 होल ट्वाइस, मीन्स के CH2 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स। और इसी तरह से यहाँ पर हेक्सेन के लिए उन्होंने स्पेस का ऑक्यूपाई करने के लिए या इन अदर वर्ड्स अपना टाइम सेव करने के लिए आप ये काम भी कर सकते हैं कि CH3 लिखकर और CH2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप उसको 4 लिखेंगे और CH3, यानी पहले आप ये पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद आप काउंट कर लेंगे कि CH3 के बाद CH2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है और फिर आप उसको लिख देंगे CH2 इज़ बीइंग रिपीटेड 4 टाइम्स और CH3। इसी तरीके से ये आगे यहाँ तक पूरी सीरीज़ चलेगी। अब हमारे पास आता है अल्काइल ग्रुप। सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर का काम है आपका वो आज का ये होगा कि आपने जो होमोलॉगस सीरीज़ है अल्केन्स की वो याद करनी है, जो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की आपने 10th क्लास में की हुई भी है और मैंने आज आपको रिवाइज़ भी करा दी है कि आप उसको देखकर, जर्नल फार्मूला को देखकर आप किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, इस सारी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्केन -1 हाइड्रोजन, यानी जो अल्केन का फॉर्मूला है उसमें से आप एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें ज़रा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पर है CnH2n+2, मीन्स कि अगर आपने अल्काइल बनाना है इसमें से तो एक हाइड्रोजन माइनस करेंगी तो ये बन जाएगा CnH2n+1। ठीक है, तो दैट इज़ द जर्नल फार्मूला ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर ये देखें CH4 है मीथेन, तो अगर आपने मीथेन से मिथाइल बनाना है
तो आपने मीथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से एक हाइड्रोजन माइनस करनी है, तो क्या बन जाएगा CH3। ये देखिए CH3 बन गया। अब चूंकि आप देखें कि मैंने आपको पहले बताया है और हर स्लाइड में यही चीज़ कवर कर रही हूँ कि कार्बन के आपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने। कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखें कि जब CH3 बन गया तो ऑफ कोर्स एक फ्री बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। कोई चीज़ लगी हुई तो नहीं है यहाँ पर, मगर आपने ये कनेक्टिविटी इसलिए शो करनी है कि इट इज़ रेडी टू गेट अटैच्ड, इट मस्ट बी अटैच्ड विद समथिंग। ये अकेला नहीं होगा, इट इज़ मस्ट अटैच्ड विद समथिंग, सम ग्रुप। आपने एक फ्री बॉन्ड ज़रूर बनाना है, एंड द पर्पज़ ऑफ राइटिंग दिस फ्री बॉन्ड इज़ टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन विच इज़ 4। इन द सेम वे ये देखें इथाइल इथेन से निकला है, तो आपने इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी। प्रोपेन में से 2 रेडिकल्स बन रहे हैं, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं। एन ब्यूटाइल, ब्यूटेन से आगे 4 बनेंगे। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली आपको वास्ता पड़ेगा वो आपको इनसे पड़ेगा नॉमेनक्लेचर के लिए, लेकिन ब्यूटेन तक के भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अ कार्बन एट द एंड ऑफ अ चेन, यानी वो कार्बन जो चेन के एंड पे होगी उसको आप कहते हैं प्राइमरी, और वो कार्बन जो चेन के मिडल में होगी उसको सेकेंडरी कहते हैं, और वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच होगी उसको टर्शरी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक कार्बन किसी एक कार्बन के साथ लिंक्ड है तो वो प्राइमरी है। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, 1 डिग्री भी इसको बोलते हैं, और स्मॉल p से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कार्बन चेन के मिडल में होगी तो ऑफ कोर्स उसने 2 तरफ से बॉन्ड बनाए हुए होंगे 2 के साथ, 2 कार्बन्स के साथ, तो आप इसको 2 डिग्री भी कह सकते हैं। ऊपर छोटा सा 0 में लगाऊंगी 2 डिग्री, और ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगी। इसी तरीके से अगर एक कार्बन 3 कार्बन्स के साथ अटैच है तो वो टर्शरी या फिर 3 डिग्री कहलाएगी। ये मैं आगे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर ये करके दिखाऊंगी, तो ये आपने एक ये जहन में रखना है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और आगे हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। कार्बन एटम्स भी इसी तरीके से क्लासिफाई हुई है। यही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री वाली कौन सी होती है, विच इज़ बॉन्डेड टू 1 कार्बन, ठीक है, और सेकेंडरी कार्बन कौन सी होती है, विच इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन्स। टर्शरी कार्बन 3 डिग्री विच इज़ बॉन्डेड टू 3 कार्बन्स, और क्वाटरनरी कार्बन वो होती है विच इज़ बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स। तो 4 टाइप की कार्बन्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। अब मैं आ जाती हूँ दोबारा अल्काइल ग्रुप पे, कि अल्काइल ग्रुप में मीथेन से और इथेन से, जो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, ठीक है, और एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप इन दोनों से बनेंगे। मीथेन से भी एक अल्काइल ग्रुप डिराइव होता है विच इज़ नोन एज मिथाइल, और इथेन से भी एक ही अल्काइल ग्रुप डिराइव होता है, वो है इथाइल। अब इसकी क्या वजह है, अब यहाँ पर देखें मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4। अब चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो ऑफ कोर्स हमने इसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन माइनस करना था, तो दैट्स वाई एज ओनली 1 कार्बन इज़ प्रेजेंट और 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही है, तो उसी में से आपने कोई एक हाइड्रोजन निकालनी है, तो एक ही तरह का रेडिकल बनेगा विच इज़ CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड। आगे है इथेन। इथेन में 2 कार्बन होती हैं। लाइक मैं अगर इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, CH3, फिर CH3, और अब मैं देखूं तो अगर आप इस वाली कार्बन से निकालते हैं, इस वाली कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बनेगा CH3, और इसमें से आपने एक माइनस कर दिया था तो ये बन गया CH2, और फ्री बॉन्ड भी आप इधर से निकालेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है उसी कार्बन से आपने एक फ्री बॉन्ड शो करना है, इट इज़ मस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, इसका यहाँ पर ये है CH3 इथेन का स्ट्रक्चर में,
मैंने सेकंड कार्बन से जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बन जाएगा CH2, और इधर से ही मैं एक फ्री बॉन्ड बनाऊंगी। जहां से आपने माइनस किया है एक हाइड्रोजन, उसी कार्बन में से एक फ्री बॉन्ड बनाना है। ऐसा नहीं करना कि CH2 यहाँ और CH3 में से आप बॉन्ड निकाल रहे हैं, फिर CH3 वाली कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि यहाँ से इस कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो कोई डिफरेंट चीज़ बन जाएगी, तो बेटा वो यही चीज़ बनेगी, आप बस इसको उल्टा करके लिख दें तो एक ही बात है। ठीक है, तो एज एक ही तरह की हाइड्रोजन मौजूद है टर्मिनल विच इज़ प्राइमरी, ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन्स हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स हुई। प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगी, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एज देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ प्राइमरी, तमाम की तमाम हाइड्रोजन्स प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, तो इसीलिए ओनली वन टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दिस विच इज़ इथाइल। अब हम आ जाते हैं प्रोपेन। जब आपकी चेन लेंथ बड़ी हो जाती है, जैसे अब आपके पास 3 कार्बन्स की चेन लेंथ आ जाएगी, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप फिर एक नहीं बनेंगे, ज़्यादा बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लाइक इन दिस केस आप ये देख लें, सबसे पहले मैंने इसको लेबल किया है कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। याद करें वो डेफिनेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कार्बन वो होगी विच इज़ कनेक्टेड विद वन मोर कार्बन। ठीक है, तो ये प्राइमरी है। ये इस एंड वाली को देखें, ये भी 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी है, लेकिन मिडल वाली सेकेंडरी है क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। इधर भी एक कार्बन है इसके और इधर भी एक कार्बन है इसके। ठीक है, तो ये सेकेंडरी होगी मिडल वाली। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन्स होंगी वो भी हमारे पास 2 तरह की हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन से अगर आपने प्राइमरी कार्बन में से अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मैंने अगर यहाँ से रिमूव किया तो हमारे पास ये CH2 हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया जिधर से आप हाइड्रोजन निकालेंगे वहीं से आप फ्री बॉन्ड बनाएंगे, बाकी चीज़ें आपने एज इट इज़ कॉपी करनी, CH2 और ये देखें CH3। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है वो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर मिडल वाली कार्बन लाइक सेकेंडरी कार्बन जो है, अगर आप उसकी एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 एज इट इज़ आएगा, CH एज इट इज, CH2 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH आएगा, और साथ में आपने इसी कार्बन से फ्री बॉन्ड निकालना है और साथ में CH3। ठीक है, तो इन दोनों पे फोकस करें कि अगर आपके पास ये देखें कि दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, तो चाहे आप इधर से हाइड्रोजन माइनस करते चाहे आप इधर से हाइड्रोजन माइनस करते, दोनों सूरतों में बनता यही एन प्रोपाइल, सीधा रखें या उसको रिवर्स करके उल्टा करके रखें, लेकिन बनना यही था। इसमें चूंकि तीनों कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे, दे आर अरेंज्ड इन वन लाइन, तो इसको आप कहेंगे एन प्रोपाइल ग्रुप, मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर आप ये देखें तो इसमें आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन से सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी हाइड्रोजन माइनस की है, तो ये हमारे पास वो आया है स्ट्रक्चर, इसको आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्योंकि इसमें आपकी ब्रांच बन रही है। अच्छा, आइसो की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपके पास सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगाओ, लाइक मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 कार्बन 2 कार्बन। अब आप देखें कि इस सेकंड कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप CH3 ग्रुप क्या कहलाता है, मिथाइल ग्रुप। तो जब सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो इन दैट केस द वर्ड आइसो इज यूज्ड। अब ब्यूटेन से 4 तरह के रेडिकल्स डिराइव होते हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 ब्यूटाइल ग्रुप्स की फॉर्मेशन बताऊंगी, बाकी हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। लाइक आज मैं एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल का बताऊंगी। ये देखिए मैंने सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा और उसके ऊपर लेबल कर दिया है कि विच कार्बन इज प्राइमरी एंड विच कार्बन इज सेकेंडरी। तो एन ब्यूटेन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन जो टर्मिनल वाली हैं वो प्राइमरी हैं क्योंकि वो एक कार्बन से कनेक्टेड हैं, और ये जो मिडल वाली 2 कार्बन हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी क्योंकि ये 2 कार्बन्स के साथ एट ए टाइम कनेक्ट। इसको देखें तो ये इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसको देखें तो ये इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों सेकेंडरी हुई और ये प्राइमरी। अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस,
तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, और चूंकि तमाम कार्बन एटम्स दे आर अरेंज इन अ लीनियर वे, तो इट इज़ नोन एज एन ब्यूटाइल ग्रुप. In other case, if we are removing hydrogen from the secondary carbon, whether this carbon, आप इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन से अगर आप निकालेंगे हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये बनेगा स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. अब यहाँ पर आप ये देखेंगे इट इज़ नॉट आइसो ब्यूटाइल. क्यों? क्योंकि आपको मैंने जो डेफिनेशन बताई है कि सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल लगा होना चाहिए, वो नहीं है. यहाँ से आप लेबल करें तो सेकंड कार्बन ये बनती है, इसके साथ मिथाइल नहीं लगा हुआ. यहाँ से आप अगर लेबल करें तो सेकंड कार्बन ये बनती है मिथाइल. तो इट इज़ नॉट आइसोब्यूटाइल, इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल. ठीक है. आपने ये जो कार्बन जहाँ से ये इस कार्बन को देखें, तो चूंकि ये दो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, सेकेंडरी नेचर की है, तो ये ब्यूटाइल भी सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा. तो एन ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल ब्यूटेन. और जो बाकी दोनों हैं जो रह गए हैं, लास्ट टू आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, वो नॉर्मल ब्यूटेन से डिराइव नहीं होते, बल्कि ब्यूटेन के आइसोमर से डिराइव होते हैं. तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. जी बच्चों, अब फॉर्मूलाज की सिग्निफिकेंस थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे मैंने आपको बताया मीथेन का है CH4, इथेन का है C2H6, प्रोपेन का है C3H8. मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जनरल फार्मूला को फॉलो करके बना सकते हैं किसी भी चीज़ का. दूसरा एक था स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें आप स्ट्रक्चर ओपन करके बताते हैं, बॉन्ड की कनेक्टिविटीज़ बताते हैं, और इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर जहन में आ जाता है. एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला को खोल के लिखा होता है, तो उसको थोड़ा सा कंडेंस करके लिखें तो वो कंडेंस्ड फार्मूला बनता है. एक है लाइन फार्मूला, जिसमें लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, और लाइन फार्मूला के अंदर जो कॉर्नर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती है कि जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं उतनी नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, और हाइड्रोजन्स उसके साथ नहीं लिखी होती, बल्कि अज्यूम कर लिया जाता है कि हाइड्रोजन्स वहाँ पर पूरी मौजूद हैं जितनी उसको चाहिए अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए. ये सिंपल डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कोट करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, और लाइन फार्मूला क्या है. ये देखिए, ये 4 टाइप ऑफ फार्मूलाज थे. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मैंने पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से मुझे ये C5H10 पता चला, ये मैंने यहाँ से इसके जो भी आपका जर्नल फार्मूला होगा उधर से आपने देख कर लिखना है. ये अल्कीन का लिखा हुआ है, सॉरी, ये जर्नल फार्मूला. अगर ये अल्केन का होता तो यहाँ पर C5H12 होता है, 2 कार्बन इसमें ज़्यादा होती. तो अगर मैं इसको अल्केन का कर रही हूँ तो आप इसको ऐसे कर लेंगे. ये प्रोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ठीक है, C5H12. अब इसी का अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगी, 5 कार्बन्स को पहले लीनियर वे में जोड़ूंगी, उसके बाद मैं यूँ इस तरह से ब्रांच करके हाइड्रोजन्स पूरी करूँगी. लाइक इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन्स के लिए बॉन्ड लगा के उसको एक्सप्रेस कर दिया. इस कार्बन ने 2 तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 और ऊपर नीचे हाइड्रोजन्स. यहाँ पर ये खोल के लिखा है, देखें कनेक्टिविटी सारी आपको ओपन नज़र आ रही हैं कि विच एटम इज़ कनेक्टेड विद विच, और ओपन करके ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. यही स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपने 10th क्लास में बहुत की है. अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंडेंस्ड करना है. कंडेंस्ड का मतलब है इकट्ठा करके लिखना है. तो मैं इस कार्बन को बजाय इतना खोल के लिखने के मैं क्या लिख दूंगी, हाइड्रोजन्स को सम अप करके इसके साथ लिख दूंगी CH3. अब ये देखें, ये क्या बन जाएगा CH2, ये भी क्या बन जाएगा CH2, ये भी क्या बन जाएगा CH2. अब यहाँ पर ये जो 3 कार्बन्स हैं ये CH2 हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं CH2 होल ब्रैकेट 3 मीन्स CH2 इज़ रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स. ठीक है, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, लाइक CH2 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 3 टाइम्स अलग अलग करके लिखें, या इन अदर वर्ड्स आप ऐसे लिखें, तो ये एक ही बात है. इसके बाद एंड पर आप देखें दोबारा CH3 मैंने लिख दिया, ये चीज़, ये वाली कार्बन दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दी. ठीक है, तो ये आपका आ गया कंडेंस्ड फार्मूला. ये मैंने आप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. जो आज एक नया फार्मूला आपको बताना है दैट इज़ द लाइन डायग्राम. इस तरीके से भी, ये भी अल्केन है. अभी आपको लग रहा होगा ये शायद कोई हिल की पीक है या कोई ज्योमेट्री की फिगर है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड.
ये भी पेंटेन लिखा हुआ है, यानी ये जो पेंटेन की मैंने डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हैं, इट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन. इट इज़ अनदर फार्मूला विच इज़ द लाइन फार्मूला, विच इज़ द लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम में आपने यूँ जिग जैग पैटर्न ड्रॉ करना होता है और इसमें जितने कॉर्नर्स हैं वो इसके कार्बन एटम्स को शो कर रहे हैं. लाइक आप देखें कि यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ये मैं सिर्फ आपको रेड मार्क इसलिए लगा के दे रही हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओवर हेयर. ये देखिए कितनी कार्बन एटम्स बन गई. एंड वाले पे भी ये कार्बन एटम है, मतलब जितनी आपके इस तरह से बन रहा है ये कार्बन एटम है. 1 2 3 4 5. तो इट इज़ अ 5 कार्बन अल्केन. अल्केन कैसे पता चल रहा है कि ये अल्केन है? क्योंकि आप देखें यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे. अब ये जो हाइड्रोजन सारे के साथ लगी हुई हैं, ये हाइड्रोजन अंडरस्टूड सी बात है कि अंदर मौजूद है, अंदर प्रेजेंट हैं. ठीक है, आप अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी हाइड्रोजन्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड को वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए वो आपकी अंदर एग्जिस्ट करती है. अब अगर सपोज करें मैंने सिंपल इथेन के लिए जो 2 कार्बन्स है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं सिंपल यू लाइन बनाऊंगी. ये लाइन सिर्फ लाइन नहीं है बल्कि ये इथेन को रिप्रेजेंट कर रही है. 2 कार्बन्स हैं यहाँ पर, एक इधर और एक इधर. अगर मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो इट इज़ लाइक दिस. ये देखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. अगर ब्यूटेन का बनाना है तो इसी को मैं एक और एक्सटेंड कर दूँगी. इस तरह से करके आप बना सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो पहले मैंने अभी तक आपको जितनी डिस्कशन की अल्काइल ग्रुप की कि वो क्या होता है, और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की ज़िक्र किया, अल्केन्स का ज़िक्र किया, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताई, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज बताए. मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, जो हमने प्रोसीड करना था, जिसके लिए वो मैंने सारी बेस बनाई है. अच्छा, अब आप ये जहन में रखें कि हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 3 नेम के पार्ट्स होते हैं. किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो नाम लिखना होता है आपने, वो बच्चों एक IU पैक ने सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं. हमने उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हमने उसकी राइटिंग करनी होती है नेम की. अब यहाँ पर मैं आपको वो रूल्स बताऊंगी. बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स हैं. वन इज़ द प्रीफिक्स and the other is the parent and the last one is the suffix. ठीक है, पेरेंट नेम का मतलब क्या होता है? पेरेंट नेम का मतलब होता है कि उसके जो चेन आपने ली हुई है, उसकी चेन की कितनी कार्बन की चेन है वो आपकी पेरेंट नेम है. लाइक ब्यूट है, हेक्सेन है, ब्यूट है, पेंट है. पेंट मीन्स के 5 कार्बन्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं. अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ. फिर आपने पेरेंट बताना है कि कितने कार्बन एटम्स की चेन है. फिर सफिक्स बताना है. सफिक्स एंड पे होगा जो आपको बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. अब चूंकि आज हम अल्केन्स को प्रोसीड कर रहे हैं तो अल्केन्स का मतलब क्या है कि सफिक्स क्या लगेगा हर एक में? एन. सफिक्स एन लगेगा. पेरेंट मीन्स कि अगर आपके पास 5 कार्बन है तो पेंट लगेगा, तो पेंट और एन मिल गए तो पेंटेन. ठीक है, और प्रीफिक्स मीन्स के ब्रांचेस कौन कौन सी लगी हुई हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो आगे हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये क्लियर हो जाएगा. अब IUPAC सिस्टम की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं. आपने रूल्स को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, बट देयर इज़ नो नीड टू मेमोराइज इट. ये पेपर में आपको एप्लीकेशन लेवल का आएगा, मींस कि आपको कंपाउंड्स दिए गए होंगे और आपसे उसकी नेमिंग करवाई जाएगी. आपने इन रूल्स को फॉलो करके उनकी नेमिंग करनी है. तो सबसे पहले जो रूल है वो ये कि आपने किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, अच्छा यहाँ पर मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन बना हुआ है, हाइड्रोजन्स हमने खुद से हटाई हुई हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. बुक में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा. ठीक है, लार्जेस्ट चेन आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है कार्बन एटम्स की, और ये नहीं देखना कि उसकी स्ट्रेट चेन ही बननी चाहिए. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वेदर इट इज़ स्ट्रेट और वेदर इट इज़ नॉट स्ट्रेट, बट इट शुड बी कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कॉन्टीन्यूस चेन का मतलब क्या है कि चेन में ब्रेकेज नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं आपने चेन सेलेक्ट करनी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर से दोबारा नीचे आके फिर ये भी चेन में नहीं. आपने जहाँ चेन सेलेक्ट करनी है वो 1 गो में सेलेक्ट करनी है, और एक जगह से जहाँ से आप मूव करके आ गए हैं आप वापस नहीं जा सकते. नो रिवर्स गियर इज़ अलाउड. आपने वापस नहीं जाना.
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैंने ये चेन सेलेक्ट की जो इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा यूं भी आप चेन सेलेक्ट करते हुए सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करेंगे। लाइक अगर आप कहें कि नहीं मैम ये वाली चेक कर लेते हैं, ये भी एक चेन बन सकती है, कॉन्टीन्यूस चेन है, इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अलावा ये चेन बन सकती है 1 2 3 4 5 6, ये भी कम है। इसके बाद ये एक यू शेप जो बन रही है, इसको चेन को देखें। इसके बाद ये देखें, हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करने के बाद यू विल कम टू नो कि जो आपकी चेन है वो कौन सी वाली बन रही है सही, वो यही वाली चेन सही बन रही है जो लॉन्गेस्ट है, विच इज़ द स्ट्रेट चेन, जिसको आपके उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें कि जो है क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो यहाँ पर आपकी उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी, ये इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, 8 कार्बन एटम्स हैं। इसके अलावा ये जो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ पर 7 एटम्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हों। ये वाली करेक्ट होगी और ये वाली इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है उसमें आप हर एंगल से ये चीज़ चेक कर लें कि उसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, और चेन जब आपकी सेलेक्ट हो जाए तो उसको आपने हाईलाइट कर लेना। ये देखिए दूसरा रूल है, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ द चेन इज स्ट्रेट और इट बेंड्स। यानी आपने ये देखना है कि ये देखें 3 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं और इन तीनों में उन्होंने डिफरेंट एंगल से आपको बताया कि ये भी 8 कार्बन्स की चेन है, ये भी 8 कार्बन्स की चेन है, ये एक सिर से आप दूसरी तरफ जाएं, ये भी 8 कार्बन्स की चेन है। तो इट डज़ नॉट मैटर कि आपने चेन हमेशा स्ट्रेट लेनी है। बाज़ औक़ात बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो चेन हमेशा स्ट्रेट, आप चेन बेंड भी या किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आने चाहिए, प्लस ये कि वन गो में आप जहाँ से गुजर गए हैं वहाँ पे वापस नहीं आना। ये देखें यहाँ से गुजर गए हैं सीधा, ये नहीं करना कि यहाँ से जाके यहाँ ऊपर जाएं और फिर दोबारा वापस आके इसको चेन मिलाएं, नहीं, वन रिवर्स गियर जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट अलाउड। सेकेंड चेन, आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, आप सपोज कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 चेन्स ऐसी आ रही हैं जो इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, अब आप कौन सी वाली को सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर आप देखें कि ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, वो सेम स्ट्रक्चर को उन्होंने 2 डिफरेंट तरीके से बताया है। अगर आप यूं चेन सेलेक्ट करेंगे तो तब भी 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स की चेन बनेगी। अगर आप ये चेन इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो ये भी 7 एटम्स की बन रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप किस चेन को सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास 2 सेम कॉम्पिटिटिव उसकी आ जाएं। तो अब ये जहन में रखें कि जो चेन के अलावा जो चीज़ लगी हुई होती है ना ब्रांच में, उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जबकि इस केस में आप देखें कि ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, एक ब्रांच है, यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे फिर आपने उस चेन को प्रेफर करना है। लाइक आपके पास ये 7 एटम्स की चेन है, ये 7 एटम्स की चेन है, लेकिन इट इज़ विद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इट इज़ विद 1 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट्स वाली का आपने चेन सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने चेन जब सेलेक्ट कर ली, देन यू हैव टू नंबर दैट चेन, आपने उसको नंबर करना है। नंबर हमेशा आप किसी भी एक एंड से स्टार्ट करते हैं, या आपके पास ऑप्शन ये है कि 1 2 3 आप यहाँ से स्टार्ट करें और चेन के एटम्स को आपने नंबर करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें।
ठीक है। अब सपोज करें कि आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो ब्रांच है वो आपकी कार्बन नंबर 2 पे आ रही है, पहली ब्रांच। जबकि यहाँ से अगर नंबरिंग ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 3 पे पहली ब्रांच आ रही है। तो आपने जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है कि वो कहाँ से पहले आ रहा है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है आपने उसको वहाँ से चेन को नंबरिंग करना है। तो दैट मीन्स कि करेक्ट इज दिस वन, आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो तब आप क्या करेंगे। यानी अगर आपके पास किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर दो तीन ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर आप किस तरीके से नंबरिंग करेंगे। और पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ रहा है। लाइक यहाँ पर देखें, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कार्बन नंबर 2 पर आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इधर देखें तो अगर आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे तब भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। यानी पहला वाला जो मैंने आपको रूल बताया था कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है वहाँ। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेनी है, इस तरफ से भी नंबरिंग कर लेनी है, इस तरफ से भी नंबरिंग कर लेनी है, और ज़रा वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो कार्बन नंबर्स की पोजीशंस आ रही हैं। लाइक यहाँ पर पहली ब्रांच कहाँ पर आ रही है, 2 पे आ रही है, ठीक है। दूसरा आपके पास ये प्लस का साइन है, दूसरा आपके पास कहाँ पर आ रही है, 3 पर आ रही है, फिर प्लस का साइन है। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये पहली फिगर में कहाँ पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। तो 2 3 5 आपका इसके अकॉर्डिंग 3 पोजीशंस आ रही हैं। जबकि अगर आप नंबरिंग इस एंड से करेंगे तो हमारे पास जो 3 आएंगे वो एक 2 है, ठीक है, अगला 4 है, उससे अगला 5 है। तो आपने इस सिचुएशंस में इन दोनों तरह की जो पोजीशंस आ रही हैं इनका सम करना है। यहाँ पर सम करेंगे तो सम क्या आ रहा है, 10। यहाँ पर इन तीनों का सम करेंगे तो 9, 9 + 2 11। तो जिन पोजीशंस का सम कम आएगा आपने वो पोजीशंस एलोकेट करनी है। तो दिस इज द करेक्ट वन बिकॉज द सम ऑफ दीज 3 पोजीशन इज द लोएस्ट इन दिस केस। तो ये इसका आपका रूल है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, लाइक यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का नाम होता है इथाइल, 1 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का नाम है मिथाइल। तो यहाँ पर 3rd नंबर पर इथाइल लगा हुआ है, और अगर आप नंबरिंग को सेंड से करते हैं तो वहाँ पर भी 3rd नंबर पे ब्रांच आ रही है, लेकिन मिथाइल लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने नाम किसके अकॉर्डिंग लिखना है। जब आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स इक्वी डिस्टेंट पर आ जाएं, यानी दोनों तरफ से बराबर नंबर पर आ जाएं, तो आपने प्रेफरेंस देनी होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स कि इथाइल में ई को चेक करना है आपने और मिथाइल में एम को, विच कम्स फर्स्ट उसको आप यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। ई कम्स फर्स्ट तो इसका मतलब है आपने ई की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, मीन्स इथाइल की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से जब आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 3 पर इथाइल आएगा, और ये इनकरेक्ट है। यानी इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यू हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा आप उसको प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है, अब आपने वो चेन की सिलेक्शन कर ली, चेन की नंबरिंग कर ली, उसके बाद आपने देख लिया कि चेन की ये नंबरिंग हो गई है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। लाइक ये 8 कार्बन एटम्स की चेन है, इसके अलावा ये एक मिथाइल, एक कार्बन का मतलब है ब्रांच में कि वो मिथाइल लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, एक कार्बन नंबर 5 पर इथाइल लगा हुआ है, और एक कार्बन नंबर 6 पर मिथाइल लगा हुआ है। तो ये आपकी पोजीशंस हैं, ठीक है। यानी 2 मिथाइल्स हैं, एक C2 और कार्बन 2 और एक कार्बन 6 पर।
और एक इथाइल लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 पे। तो अब आपने जो सेम नेचर के ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशंस इकट्ठी लिखनी है और साथ में आपने उनको डाई मिथाइल कर देना। जैसे कि 2 टाइम्स मिथाइल आ रहा है तो डाई मिथाइल लगा देंगे। अगर किसी स्ट्रक्चर में 3 टाइम्स मिथाइल आ रहा होता तो ट्राई मिथाइल। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर 4 टाइम्स आ रहा है तो टेट्रा मिथाइल। इस तरह से करके हम करते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब हम इसका नाम लिखेंगे। ये वही स्ट्रक्चर है जो भी हमने पहले देखा है। अब आपके पास यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल तो आप लिख देंगे, लेकिन साथ में आपने उससे पहले उन दोनों की पोजीशंस बतानी है। पोजीशन मींस कि आपने वो कार्बन नंबर्स बताने हैं जिन कार्बन नंबर्स के ऊपर वो मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। लाइक एक कार्बन नंबर 2 है और एक कार्बन नंबर 6 है जिस पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे 2,6 और फिर हाइफन लगाएंगे, फिर डाई मिथाइल। ठीक है, 2, 6 इन दोनों नंबर्स को आपने कॉमास से डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है। और जब नंबर और नाम सब्स्टिट्यूएंट का आएगा तो उसके बीच में आपने डैश डालनी है, हाइफन डालनी है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन नंबर 5 पर इथाइल था उसका नाम क्या लिखेंगे आप? 5 इथाइल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने 5 इथाइल यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम और नंबर्स लिखने हैं, ये देखें ऑर्डर ये है। फिर आपने पेरेंट लिखना है यानी चेन में कितने आइटम्स हैं वो पेरेंट होगा। फिर सफिक्स लिखना है कि आपका ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर चूंकि हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो सफिक्स जो है वो एन होगा। ठीक है, और पेरेंट आपके पास ऑक्ट है। ऑक्ट मीन्स के 8 कार्बन्स हैं, तो ऑक्ट और ये एन आपस में मिलके बन जाएगा ऑक्टेन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने 5 इथाइल पहले लिखना है या 2, 6 डाई मिथाइल पहले लिखना है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी झगड़ा आएगा वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। याद रखिए अल्फ़ाबेटिकली आपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट देखना है। आपने यहाँ पर डाई डी को कंपेयर नहीं करना ई से, आपने ई को कंपेयर करना है मिथाइल के एम से। ठीक है, यहाँ देखिए ई फॉर इथाइल एंड एम फॉर मिथाइल। तो ई चूँकि पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली तो आप इसका नाम में 5 इथाइल पहले लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, 2,6 फिर डैश डालेंगे और डाई मिथाइल ऑक्टेन। अब ये जहन रखें कि जो नाम होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एक होता है विदाउट एनी स्पेस। यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी जगह पर कोई स्पेस नहीं डाली अदर देन हाइफन्स एंड कॉमास, मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया। तो ये आपका नेम मैंने लिख दिया। तो ये हमारे सारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स हो गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये प्रैक्टिस विद प्रॉब्लम्स हैं कि मैंने आंसर साथ लिखे हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि ये सारे रूल्स अंडरस्टैंड करने के बाद आपकी ये होम असाइनमेंट भी होगी कि आपने इनको ओपन करके लिखना है। ये आपको याद होगा कि मैंने लाइन डायग्राम आपको बताई थी, ये वो लाइन डायग्राम है। ये देखिए CH3 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कार्बन CH3 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो कार्बन लिखेंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे, फिर CH3, फिर अगली डैश डाल के आप CH2 बेशक सिंगल सिंगल करते जाएं स्ट्रेट, फिर C आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर CH3, फिर जितनी जितनी हाइड्रोजन्स आपने लगानी है वो करके फिर उस स्ट्रक्चर की कंडेंस स्ट्रक्चर की या जो भी आप कंडेंस फार्मूला लिखेंगे उसका आपने नाम इससे टैली करना है कि क्या ये आपस में एक है या नहीं। तो इस तरह से आपकी लाइन डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और की चूँकि आपको गिवन है, नीचे मैंने नाम्स लिखे हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही रूट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। काम करने के दौरान अगर आपको किसी भी जगह पर कोई ट्रबल आती है, जो कि आएगी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ़ यू, तो आपने मुझे कांटेक्ट करना है। जहाँ कहीं भी आप वो नेमिंग कर रहे हैं उसकी पिक्चर बना के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसका बता दूंगी कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। नेम ऑफ़ द स्ट्रक्चर्स एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपको मैंने नाम दिए हैं और आपने इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर भी मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स आपने डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्टली इसको सिंपल वे में लिखना है कि हेप्टेन है तो पहले आप 7 कार्बन ड्रॉ करेंगे, फिर आप उसकी नंबरिंग करेंगे। 2 दफ़ा आपने कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगाना है, एक ऊपर मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे लगाएं, एक नीचे लगाएं, बाकी सारी हाइड्रोजन्स पूरी करके फिर आप फाइनली इस फॉर्म पे उसको कन्वर्ट करेंगे।
इसका क्या है, CH2 होल 4 का तो मैंने बता दिया कि चेन में CH2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. व्हाट डज दिस मीन CH3 होल थ्राइस? इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर मैं डॉट बना रही हूँ, इस कार्बन के साथ ये 3 मिथाइल ओपन करके आपने लिखे हुए होंगे, तो उसको कंडेंस करके आपने इस तरीके से लिखा. इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें CH3 होल ट्वाइस इस CH के साथ लगा हुआ है, मीन्स इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड वो CH3 लगा होगा. ये C2H5 चेन के अंदर नहीं लिखना आपने, ये ब्रांच बना हुआ है किसके साथ, इस वाली कार्बन के साथ. अगली वाली कार्बन के साथ क्या ब्रांच बना हुआ है, CH3 ब्रांच बना हुआ है. तो C2H5 और CH3 जो चेन के अंदर बीच में लिखे हुए हैं ये ब्रांच की फॉर्म में है. आप इसको भी अटैम्प्ट करेंगे और आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी. जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा यू विल कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर योर क्वेरीज. अब क्या है कि ये आपका एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आपने इन अल्केन्स को ड्रॉ करना है, इन दो के आपने नाम लिखने हैं. ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस, और इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये वाला, और बुक के अंदर एक एक्टिविटी है वो भी आपने सॉल्व करके, ये सारी आपकी होम असाइनमेंट है. सॉल्व द नॉमेनक्लेचर एक्टिविटी प्रॉब्लम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 113. Also practice the naming of alkanes given on the above slide. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. ठीक है, तो good luck. Hope you will have a productive day, and you will use your time. You will use your time in an effective way. और आप इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले आपने नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स को गो थ्रू करना है, और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करते हुए आपने अपना काम स्टार्ट करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.